हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर मिस्टर विशाल गुप्ता। सो आज की इस वीडियो में हम लोग कंपटीशन के टॉप 10 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज ये हमारा डे 2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सभी कंपटीशन एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल और यूपीएससी, जीडी, यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल में पूछा जा सकता है। सो आप लोग इस वीडियो में बने रहे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे अगर इस चैनल से कुछ आप लोग को सीखने के लिए मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, या इट मीन्स क्लासिकल डांस के बारे में यहाँ बोल रहा है। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर तमिलनाडु हो गया। जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और तुम्हारा अगर पूछेगा इसमें से केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो तुम बोलोगे सर केरल का कथकली है। ठीक है, कथकली, केरल का तुम्हारा कथकली। और फिर एक है मोहिनीयाट्टम। ठीक है, क्या है, मोहिनीयाट्टम, मोहिनीयाट्टम। और उत्तर प्रदेश का क्या है, तो उत्तर प्रदेश का तुम्हारा कथक। क्या है बेटा, उत्तर प्रदेश का कथक है शास्त्रीय नृत्य। और ओडिशा का तुम्हारा क्या है, ओडिसी है। ठीक है, ओडिसी, ओडिशा का ओडिसी है। ठीक है बेटा, यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन था भरतनाट्यम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका आंसर तुम्हारा सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और अगर पूछेगा क्वेश्चन में केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो केरल का बेटा कथकली और मोहिनीयाट्टम। और उत्तर प्रदेश का कथक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कथक है, ओडिशा का ओडिसी है। देखो, जो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश का कथक है। उत्तर भारत का सिर्फ एक ही शास्त्रीय नृत्य है, वो यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। पूरे उत्तर भारत में सिर्फ एक ही यहाँ पे तुम्हारा शास्त्रीय नृत्य है, वो है कथक। ठीक है, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एकमात्र ऐसा उत्तर भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो तुमको बोलना होगा कथक। और कथक मुख्य रूप से कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है बेटा, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो बेटा देखो, तुमको इसमें बताना पड़ेगा, जो बिस्मिल्लाह खान थे वो शहनाई से संबंधित रखते थे। ठीक है, किस चीज से संबंधित रखते थे बेटा, शहनाई से संबंधित रखते थे। बिस्मिल्लाह खान शहनाई के प्रति बहुत उनका मतलब वो शहनाई बहुत अच्छा तरीका से वो बजाते थे। जो शादियों में शहनाई बजता है ना, ठीक है, अभी के टाइम में तो फिलहाल शहनाई, क्योंकि अब फिलहाल जनरेशन आगे हो गया तो अब डीजे का माहौल हो गया। लेकिन पहले के समय में जब शादी होती थी तो वहाँ पे शहनाई, यहाँ पे ढोल, तबला, बांसुरी, वीणा, यही सब का यूज ज़्यादा लिया जाता। तो बिस्मिल्लाह खां जो थे वो शहनाई से संबंधित रखते थे। और तुमसे अगर पूछा तबला, ठीक है, तबला से कौन संबंधित रखता था, तो बेटा इसका हो जाएगा पंडित कृष्ण महाराज। ठीक है, पंडित कृष्ण महाराज। ठीक है, और बांसुरी से कौन संबंधित रखता था, तो बेटा बांसुरी से तुम्हारा हरि प्रसाद चौरसिया। एक हो गए तो मेरे हरि प्रसाद चौरसिया। और एक तुम्हारा हो गया सरस्वती एस बालाचंद्रन। ठीक है, एक मिनट, नहीं, सरस्वती एस बालाचंद्र जो तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे वीणा से संबंधित है। और बांसुरी से एक हरि प्रसाद चौरसिया, और एक फिर है तुम्हारा पन्ना लाल घोष। ठीक है, क्या है, पन्ना लाल घोष। ठीक है, बांसुरी से यहाँ पे 2 संबंधित है, हरि प्रसाद चौरसिया और एक पन्ना लाल घोष संबंधित है। ठीक है, और भी है, बहुत सारे हैं। और तुम्हारा वीणा से जो संबंधित है, तो वीणा से तुम्हारा हो गया सरस्वती एस बालाचंद्रन। कौन सा है, सरस्वती एस बालाचंद्रन। सरस्वती एस बालाचंद्रन। और एक तुम्हारे हैं वीणा से ही संबंधित बदरुद्दीन डगर। डागर। ठीक है, बदरुद्दीन डागर। ठीक है,
चलो देखो, ये तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बिस्मिल्लाह खां जो थे वो शहनाई से संबंधित रखते थे, और तबला से कौन कौन संबंधित रखता है कि अगर एग्जाम में तुम्हारा पूछता है कि तबला किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ठीक है, सॉरी ऐसे पूछेगा एग्जाम में, पंडित कृष्ण महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो तुमको बेटा ऑप्शन बी तबला मारना होगा। इसी तरीके से तुम्हारा बांसुरी और बीना का भी पूछ सकता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, जीडी वाले। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बेटा, डायमंड किस खेल से संबंधित है, ठीक है, डायमंड किस खेल से संबंधित है। तो एक बार माइंड में सोचो डायमंड किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बेसबॉल। डायमंड किस खेल से संबंधित है, तो डायमंड तुम्हारा बेसबॉल से संबंधित है। और इसी तरह से अगर पूछा गोल्फ, ये अगर तुमसे पूछेगा अगर यहाँ पे, हाँ, गोल्फ किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ कोर्स से संबंधित है, ठीक है, गोल्फ के लिए कोर्स हो जाएगा। और तुम्हारा टेनिस के लिए क्या होगा बेटा, तो टेनिस के लिए कोर्ट होगा, ठीक है, टेनिस के लिए कोर्ट होगा। और तुम्हारा क्रिकेट किससे संबंधित होगा, तो क्रिकेट पिच से संबंधित होगा, ठीक है। ऐसे अगर क्वेश्चन तुमसे पूछा कि पिच किस खेल से संबंधित है, तो तुमको क्रिकेट मारना होगा। फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कोर्ट किस खेल से संबंधित है, तुमको टेनिस मारना होगा। अगर पीछे फिर पूछेगा कोर्स, यहाँ दो ध्यान दो, कोर्स और कोर्ट में अंतर है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछा कोर्स किस खेल से संबंधित है, तुमको गोल्फ मार के आना होगा। तो इसका जो आंसर होगा थर्ड का, डायमंड किस खेल से संबंधित है, तो ये तुम्हारा बेसबॉल हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4 क्या है बेटा, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है, ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है। देखो मैं तुम लोग बता रहा हूँ, जितना भी अनुच्छेद होगा उसको तुम लोग मोस्टली, जितना सारा अनुच्छेद है उसको तुम लोग याद करके ही जाना, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद कहीं से भी तुमको दे सकता है। एक अनुच्छेद एक फिक्स आएगा एकदम, ठीक है, एक अनुच्छेद देता ही है, चाहे वो किसी का एक पेपर ले लो, SSC सीजीएल ले लो, चाहे तुम यूपी पुलिस ले लो, कहीं किसी भी स्टेट का एग्जाम में ले लो, तो एक अनुच्छेद तुमको जीके जीएस से देगा ही, ठीक है। तो इसका तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित होता है, तो अनुच्छेद 40 से ग्राम पंचायत संगठन का गठन होता है। अब देखो अनुच्छेद 42 क्या है बेटा, तो अनुच्छेद 42 को हम यहाँ पे इस अनुच्छेद के तहत महिलाओं को प्रस्तुति सहायता का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 42 के तहत क्या किया गया, ध्यान से सुनो, इस अनुच्छेद के तहत महिलाओं को प्रस्तुति सहायता का प्रावधान किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 42 से। और फिर उसके बाद अनुच्छेद 44 क्या यहाँ पे बोल रहा है, तो अनुच्छेद 44 से इस अनुच्छेद के तहत नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। फिर से बोल रहे हैं, इस अनुच्छेद के तहत नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 44 से, ठीक है। उसी तरह अनुच्छेद 45 क्या कहता है, तो बेटा अनुच्छेद 45 कहता है इस अनुच्छेद के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, ध्यान से सुनना, 6 वर्ष के बच्चों के कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एवं देखभाल का उपबंध का प्रावधान किया गया है। फिर से बोल रहा हूँ, अनुच्छेद 45 क्या कहता है, इस अनुच्छेद के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एवं देखभाल का उपबंध का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो इसका तुम्हारा सॉलिड आंसर होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन 4 है, ग्राम पंचायत के गठन किस अनुच्छेद के तहत है, तो इसका बेटा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। अगर तुम लोग को थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो बेटा सपोर्ट करना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पहले योजना अवकाश कब से कब तक था। ध्यान दो, जो पहला योजना अवकाश था वो कब से कब था, तो तुम यहाँ पे मारोगे बेटा, इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 3 साल का गैप पर होता है ये, 1966 से 1969 के बीच था पहला योजना अवकाश। कब से कब तक था, तो 1966 से 1969 के बीच था, ठीक है। कितना इसमें गैप रहा, तो इसमें 3 साल गैप रहा। कितना रहा, 3 साल का इसमें गैप रहा। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, ICAR, ठीक है, क्या बोल रहा है, ICAR केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। यहाँ पे बोल रहा है ICAR केंद्रीय कपास अनुसंधान
कहाँ स्थित है? तो बेटा इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागपुर। और नागपुर कहाँ है? तो नागपुर महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र MH, ठीक है। अब उसी तरह से अगर कानपुर में देखिए तो कानपुर में चीनी का है, ठीक है, कानपुर में क्या है? चीनी का है, ठीक है। कानपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में कानपुर है, ठीक है। गुजरात, तो गुजरात में क्या है बेटा? तो केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? केंद्रीय नमक, केंद्रीय नमक, एक मिनट, हाँ, केंद्रीय नमक, केंद्रीय नमक। और गुजरात के ये कहाँ है? तो गुजरात के ये भावनगर में है। कहाँ बेटा? गुजरात के भावनगर में, भावनगर, गुजरात के भावनगर में केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। उसी तरह से अगर देखा जाए कोलकाता में, तो कोलकाता में केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान है। कोलकाता में क्या है? केंद्रीय जूट, केंद्रीय जूट, ठीक है, केंद्रीय जूट है, ठीक है। चलो 6 क्वेश्चन हो गया। 7th नंबर देखो, निम्नलिखित में से किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह के नाम से जाना जाता है? ध्यान दो, निम्नलिखित में से किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह के नाम से जाना जाता है? देखो बेटा, तुम लोग को एक ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, 1 या 2 क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। ग्रह के बारे में तुम लोग एकदम अच्छा नॉलेज लेके जाना, ठीक है। अच्छा, जो भी तुम लोग को वीडियो पसंद हो, जिसके मतलब जो भी तुम टीचर से पढ़ना चाहो, लेकिन ग्रह का जो है वो अच्छा सा नॉलेज लेके जाना। एक यूनिवर्स है तुम्हारा, ब्रह्मांड से 2-3 क्वेश्चन एकदम फिक्स आएगा किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, शुक्र ग्रह को। और शनि ग्रह में देखें तो पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था मैंने, डे 1 में, शनि ग्रह में ब्लय रिंग, यानी शनि ग्रह के चारों ओर, शनि ग्रह के चारों ओर ऐसे ब्लय रिंग नुमा आकृति घूमते रहते हैं। और मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट कहा जाता है, यानी लाल ग्रह, मंगल ग्रह रेड प्लेनेट कहा जाता है इसे, ठीक है, रेड प्लेनेट कहा जाता है मंगल ग्रह को, ठीक है। और बृहस्पति ग्रह जो है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है बेटा। चलो आगे देखो, 8 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? हॉकी मैदान का आयाम क्या होता है? ठीक है, हॉकी मैदान का आयाम क्या होता है? क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछा हुआ क्वेश्चन ये, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा 91.40 मीटर मल्टीप्लाई 55 मीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से बोल दे रहा हूँ, 8 नंबर क्वेश्चन क्या था? हॉकी मैदान का आयाम, ठीक है, आयाम क्या है? तो 91.40 मीटर मल्टीप्लाई 55 मीटर, ठीक है। आगे देखो 9th नंबर क्वेश्चन, जनजातीय नृत्य डांग, जनजातीय नृत्य डांग किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ठीक है, डांग किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जनजातीय नृत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बनता है जो जनजातीय नृत्य है, अगर ऑप्शन में से तुमको दे देगा तो उसका सही आंसर डांग होगा, ठीक है। लेकिन इस और यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? जनजातीय नृत्य डांग किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा, गुजरात से जनजातीय नृत्य डांग संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 10 नंबर, पदार्थ की किस अवस्था में उसके यहाँ पे 2 बार उसके हो गया है, एक होगा उसके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। क्या बोल रहा है? साइंस से क्वेश्चन है ये, ठीक है, केमिस्ट्री से। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? तो इसका बेटा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए गैस का इसका सॉलिड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने टॉप 10 क्वेश्चन को यहाँ पे आज हमने किया। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हुआ, अगर इंपॉर्टेंट तुम लोग को लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। मिलते हैं डे 3 में, ये आज डे 2 खत्म होता है। चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, प्लेलिस्ट दे दूंगा, डे 1 से लेके मैं जितना भी जीके जीएस का टॉप 10 क्वेश्चन को लाऊंगा वहाँ पे सब प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में ही तक बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।